हेलो बच्चों, बेटा अपन ने है ना क्लास 11 फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन, इसका फर्स्ट वीडियो अपन ने कर लिया था। अब सेकंड है, सेकंड पार्ट इसका प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। प्रकृति के अंदर मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हम सभी में बल के बारे में कोई सहजानुधारणा है। हम सभी का यह अनुभव है कि वस्तुओं को धकेलने, ले जाने अथवा फेंकने, विरूपण, निरूपित नहीं है ये, विरूपित करने है ना, उसको डिफॉर्म करना, उसकी आकृति बदल देना, उसको क्या बोलते हैं? विरूपण बोलते हैं, डिफॉर्म कर देना उसको, अथवा उन्हें तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता होती है। उन्हें तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम अपने ऊपर बलों के संघात, है ना, जब हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है बल का तो उसको संघात बोलते हैं, इम्पैक्ट। जैसे किसी गतिशील वस्तु के हमसे टकराते समय अथवा मैरी गो राउंड झूले में गति करते समय अनुभव करते हैं। इस सहजानुभूत धारणा से चलकर बल की सही वैज्ञानिक संकल्पना तक पहुंचना सहज कार्य नहीं है ना। अब जैसे ये सिंपल सी चीज़ें, कोई वस्तु टकराई हमसे तो हम मान के चलते हैं भाई हमारे ऊपर बल लगा, है ना, ठीक है ना। तो ये तो एक साधारण बात हो गई। इसकी लेकिन बल की जो वैज्ञानिक संकल्पना है उस तक में पहुंचना एक आसान काम नहीं है। आद्य विचारकों जैसे अरस्तु, बहुत पुराने जो विचारक थे, प्राचीन विचारक जैसे अरस्तु की बल के विषय में जो संकल्पना थी वो गलत थी। बल के विषय में हमें सही धारणा न्यूटन के गति के प्रसिद्ध नियमों में मिली। उन्होंने दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सुस्पष्ट सूत्र भी दिया, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अनुवर्ती अध्यायों में हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। आगे के जो अध्याय हैं उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्थूल जगत में गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त हमारी भेंट अन्य कई प्रकार के बलों जैसे पेशीय बल, है ना, यानी ऐसा नहीं वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से ही हमारा पाला पड़ता है, जबकि बलों में से पेशीय बल, है ना, मस्कुलर फोर्स। आप किसी वस्तु को उठा रहे हो, आपने 5 किलो वजन उठाया तो आपकी मांसपेशियों में तनाव आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना, मस्कुलर, तो वो उसको क्या बोलते हैं? पेशीय बल बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। पिंडों के मध्य संस्पर्श बलों, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दो पिंडों के बीच क्या लगता है? कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है ना। जैसे देखो ये पुस्तक है और ये टेबल है, ठीक है ना, इस टेबल पे ये पुस्तक रखी हुई है तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, तभी ये एक दूसरे पे क्या है? टिकी हुई है, अन्यथा ये क्या होती? फिसल के दूर हो जाती। तो ये संस्पर्श बल हो गए। घर्षण, फ्रिक्शन जो होता है, यह भी स्पर्श करने वाले पृष्ठों के समांतर एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, ठीक है ना। जो घर्षण जो होता है, जो फ्रिक्शन जो होता है, वो भी एक तरह का क्या है? एक फोर्स है जो कि स्पर्श करने वाले पृष्ठों के कैसे लगता है? उन सरफेसेस के समांतर लगता है ये। संपीड़ित अथवा दीर्घित कमानी, संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस्ड और दीर्घित का मतलब खिंची हुई, इलोंगेटेड, कमानी स्प्रिंग, तथा तनी हुई रस्सियों, है ना, और तनी हुई रस्सी स्ट्रिंग बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रिंग, STRING। देखो कमानी को स्प्रिंग बोलते हैं, SPRING, और रस्सियों को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग्स। तनी हुई रस्सियों तथा डोरियों, रोप्स में क्या होता है? तनाव होता है। जैसे देखा आपने कि एक कोई रस्सी है ना, उससे आपने 10 किलो का पत्थर लटका दिया तो उस रस्सी के अंदर क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा ना, तनाव आ जाएगा, तन जाएगी वो ना। तो वो भी क्या है? एक तनाव, क्या है? एक पिंडों के मध्य कैसा बल हो गया? वो संस्पर्श बल हो गया, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। जब ठोस तरलों के संपर्क में होते हैं ना, जब ठोस किसके संपर्क में आते हैं? तरल के संपर्क में आते हैं, तो तरल उसको ऊपर धकेलता है कि नहीं धकेलता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? उत्प्लावकता, है ना, बॉयंसी। एवं श्यानता के बल, श्यानता यानी जैसे कोई गाढ़ा द्रव होता है, विस्कोसिटी, है ना, तो उसमें क्या होता है? वस्तु को नीचे जाने में ज़्यादा बहुत समय लगता है। पतला कोई द्रव है तो वस्तु क्या होती है? उसमें बहुत जल्दी नीचे वो वस्तु, कोई भी वस्तु जो है उसके नीचे पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें श्यान बल क्या होता है? कम होता है पतले में, और गाढ़े द्रव में श्यानता का बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसी तरल के दाब के कारण बल, तो ये विभिन्न प्रकार के बलों से हमारा पाला पड़ता है। ऐसा नहीं सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से ही हमारा पाला पड़ता है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल आदि आदि। तो इस तरह के इतने प्रकार के बलों से हमारा सामना होता है।
आवेशित तथा चुंबकीय वस्तुओं के कारण भी बल होते हैं, है ना। आवेशित तथा चुंबकीय वस्तुओं के कारण, जैसे देखा ना हमने, एक चुंबक दूसरे उसको क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है ना, लोहे की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। ऐसे ही जो आवेशित है ना, जैसे देखा होगा ना, सूखे कंघे को, है ना, बालों में रगड़ के, है ना, कंघे को सूखे जो है ना बालों में रगड़ के और अपन कागज़ के टुकड़ों को क्या करते हैं, उससे चिपकाते हैं, तो उस पर क्या होता है, आवेश हो जाता है ना, तो उनको एक अट्रैक्ट करता है वो कागज़ के पीसेस को, टुकड़ों को, तो ये बल भी होते हैं। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में भी हमारे पास विद्युत तथा चुंबकीय बल, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र बहुत कम जो रीजन है उसका प्रभाव क्षेत्र है, उसकी लिमिट जो है वो बहुत कम होती है, तो उसमें चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन सम्मिलित हैं, है ना। तो नाभिकीय बल किसमें लगते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम्मिलित हैं। फिर है अंतर परमाणविक तथा अंतर आणविक बल आदि, परमाणविक, अंतर परमाणविक, इंटर एटॉमिक, और अंतर आणविक बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये इत्यादि। तो इस इतने प्रकार के बलों से हमारा सामना होता है। इनमें से कुछ बलों का हम अपने परिचय पाठ्यक्रम के बाद वाले भाग में करेंगे। 20वीं शताब्दी की एक महान अंतर्दृष्टि, इंसाइट, यह है कि विभिन्न संदर्भों में पाए जाने वाले विविध बल वास्तव में प्रकृति के कुछ मूल बलों से ही उत्पन्न होते हैं। तो अपने देखा था ना, ढेर सारे तरह तरह के बल जो देखे थे, तो ये वैसे देखा जाए तो जो प्रकृति के अंदर कुछ ही मूल बल हैं उन्हीं से ये उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई कमानी, स्प्रिंग दीर्घित या संपीड़ित की जाती है, कंप्रेस या उसको एलोंगेट या कंप्रेस किया जाता है, तब कमानी के निकटवर्ती परमाणुओं के बीच, तो क्या होता है, जो स्प्रिंग है उसके जो निकटवर्ती परमाणु होते हैं उनके बीच उत्पन्न नेट आकर्षण प्रतिकर्षण बल के कारण, तो उसमें क्या होता है, एक नेट आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है, तो उनके बीच उत्पन्न नेट आकर्षण प्रतिकर्षण बल के कारण प्रत्यास्थ कमानी बल उत्पन्न होता है, इलास्टिक स्ट्रिंग फोर्स उत्पन्न होता है। इस नेट आकर्षण प्रतिकर्षण की खोज परमाणुओं के आवेशित अवयवों के बीच वैद्युत बलों के योग असंतुलित तक की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो जो परमाणु होते हैं ना, पास के जो परमाणु होते हैं निकटवर्ती, उनके मध्य क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, और उस विभिन्न प्रकार के जो आवेश हैं उनके अंदर, उनमें आपस में क्या लगता है, फोर्स लगता है। सिद्धांत रूप में इसका तात्पर्य यह है कि व्युत्पन्न बलों, जो डिराइव्ड फोर्सेज हैं, जैसे कमानी बल, घर्षण, है ना, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन के नियम प्रकृति के मूल बलों के नियमों से स्वतंत्र नहीं हैं, है ना। तो ये प्रकृति के जो मूल बल हैं उनके नियमों से ये स्वतंत्र नहीं हैं। तथापि हाउएवर इन व्युत्पन्न बलों का उद्भव अत्यंत जटिल है ना। अपनी समझ के वर्तमान चरण पर हम प्रकृति के 4 मूल बलों को जानते हैं, जिनका संक्षेप में वर्णन किया गया। तो प्रकृति में 4 मूल बल हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्रबल नाभिकीय बल। फिर क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और फिर क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है ना। इस तरह से कितने प्रकार के बलों का अध्ययन करते हैं हम, 4, है ना। तो मूल रूप से अन्य जितने भी बल हैं वो इन 4 बलों की ही अभिव्यक्ति है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है ना। तो कोई भी 2 पिंड हैं उनके बीच में लगने वाला क्या है, ये आकर्षण बल है। यह एक सार्वत्रिक बल है, सब जगह पाया जाता है ये, है ना, पूरे ब्रह्मांड में मिलता है ये। विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करता है। तो एक पिंड अन्य दूसरे पिंड के कारण बल का अनुभव करता है। जैसे 2 फ्रेंड बैठे हुए हैं पास में, तो उनके मध्य भी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। लेकिन वो खिंचते नहीं है ना एक दूसरे से, है ना। जबकि एक सुई जो होती है उसको गिराते हैं तो पृथ्वी की ओर नीचे खिंच जाती है ना। तो इसका कारण ये है बेटा कि पृथ्वी का जो बल, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो जो फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स वो क्या होता है, F = G m1 m2/d²। तो पृथ्वी के केस में जो
m1 अगर आपने पृथ्वी को मान ली तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फोर्स का मान क्या आता है, ज़्यादा आता है। जबकि अगर दो बच्चों का उदाहरण लिया, दो बच्चे पास पास बैठे हुए हैं, उनके बीच कितना न्यूक्लियर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा, तो उनका F बराबर Gm1m2/d², ठीक है ना। तो उनका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जो फोर्स का मान है वो बहुत कम न्यूटन में आता है। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। विशेष बात यह है कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा है ना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मानव निर्मित उपग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी तथा ग्रहों की गति और वास्तव में पृथ्वी पर गिरते पिंडों की गति गुरुत्व बल के द्वारा ही नियंत्रित होती है। तो इन सब की जो गति है वो किसकी वजह से नियंत्रित होती है, गुरुत्व बल की वजह से ही नियंत्रित होती है। इसका मतलब देखो बेटा कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है वो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और जो अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो, विभिन्न ग्रहों के जो उपग्रह हैं जो उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो, कृत्रिम उपग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं वो, और ब्रह्मांड के अंदर जो पिंड हैं वो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सब किससे निर्धारित हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से ये एक दूसरे से बैलेंस किए हुए हैं। विश्व की बृहत स्तर की परिघटनाओं है ना, जैसे तारों, मंदाकिनियों तथा मंदाकिनीय गुच्छों के बनने तथा विकसित होने में इस बल की प्रमुख भूमिका होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। अब इसके बाद सेकंड आता है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये बेटा बहुत पावरफुल फोर्स होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल से भी जो विद्युत चुंबकीय बल है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है ना। तो ये आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में। सरल प्रकरण में जब आवेश विरामावस्था में होते हैं, जब चार्ज क्या होता है, एट रेस्ट होता है, तो इस बल को कूलाम नियम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। 10th क्लास में पढ़ा ना आप लोगों ने, है ना। जब विद्युत धारा किसी चालक में बहती है, विद्युत धारा का मतलब क्या है, उसमें आवेश बह रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश है, तो अब उसके चारों ओर क्या पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल आरोपित करता है ना। और अगर माना कोई आवेश बह रहा है किसी चालक तार में और उसके पास आपने एक एक्स्ट्रा मैग्नेट ला के रख दी, तो उसका जो चुंबक क्षेत्र होगा वो उस गतिशील आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है ना। तो व्यापक रूप से विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अविच्छेद हैं, है ना। यानी व्यापक रूप से देखा जाए तो ये जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव है एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जहाँ विद्युत है वहाँ चुंबकीय प्रभाव है, जहाँ चुंबकीय प्रभाव है वहाँ विद्युत प्रभाव है। इसलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, इसीलिए इसको बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की भांति विद्युत चुंबकीय बल भी काफी लंबी दूरियों तक कार्यरत रहता है तथा इसे किसी मध्यवर्ती माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। गुरुत्व बल की तुलना में यह बल कहीं अधिक प्रबल होता है। तो आगे ना देखो बेटा, है ना, कि गुरुत्व बल की तुलना में यह बल क्या होता है, ज़्यादा प्रबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उदाहरण के लिए किसी निश्चित दूरी के लिए दो प्रोटॉनों के बीच का विद्युत बल, है ना, कोई निश्चित दूरी है ना, उसके लिए दो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है वो उनके बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का 10 गुना 36 गुना होता है, 10 की पावर 36 गुना होता है, सोचो, है ना। तो प्रोटॉन क्या है बेटा, उनके अंदर बहुत कम भार है, ठीक है ना। तो उनमें क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, उनके भार पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वेट पे डिपेंड करता है। जबकि ये जो विद्युत बल है ये किस आवेश पे डिपेंड करता है ना। तो अगर दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल, है ना, और उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना की जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना होता है, 10 की पावर 36 गुना होता है, सोचो, ठीक है ना, कितना ज़्यादा होता है उसका। द्रव्य जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जैसे मूल आवेशित अवयवों से मिलकर बना है। चूंकि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल होता है, यह आणविक तथा परमाणुीय पैमाने की सभी परिघटनाओं पर छाया रहता है ना। तो चाहे अणु के स्तर की हो या परमाणु के स्तर की हो, उन सभी परिघटनाओं पर
कौन छाया रहता है? ये विद्युत चुंबकीय बल छाया रहता है। अन्य दो बल जैसा कि हम आगे देखेंगे केवल नाभिकीय पैमाने पर सक्रिय होते हैं, है ना। तो जो वो हैं प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, वो सिर्फ किस पे होते हैं? नाभिकीय स्तर पे होते हैं। और परमाणु क्या होता है? बड़ा होता है नाभिक से, क्योंकि नाभिक जो है परमाणु के अंदर है। तो परमाणविक स्तर पर, है ना, और आणविक स्तर पर, ठीक है ना, कौन सा? ये विद्युत चुंबकीय बल, है ना। और जो नाभिकीय स्तर पर बल लगते हैं वो होते हैं प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। अतः परमाणुओं तथा अणुओं की संरचना, रासायनिक अभिक्रियाओं की गतिकी तथा वस्तुओं के यांत्रिक, तापीय तथा अन्य गुणों का परिचालन मुख्यतः विद्युत चुंबकीय बल द्वारा ही होता है। तो इन सब में विद्युत चुंबकीय बलों की भूमिका होती है। ये है तनाव, घर्षण, है ना। अब देखो बेटा ये डोरी तन रही है ना। तनाव किस में होता है? स्प्रिंग में और स्ट्रिंग में, है ना। स्प्रिंग में भी तनाव होता है ना, कमानी में भी और डोरी में भी होता है, ठीक है ना। तनाव तो जैसे माना किसी डोरी से आपने 10 किलो का पत्थर लटका दिया तो उसके अंदर तनाव आ जाता है ना। तो वो जो तनाव है वो कौन सा फोर्स लग रहा है उसमें बताओ? वो यही विद्युत चुंबकीय बल है। वो कौन सा बल है? वो विद्युत चुंबकीय बल है। इसी प्रकार घर्षण है ना। दो पत्थर रगड़े आपने, है ना, तो उनके बीच में रगड़ होती है तो बल लगाना पता नहीं लगाना पड़ता है हमको। तो वो जो घर्षण बल है वो किसकी वजह से पैदा होता है? विद्युत चुंबकीय बल है वो, है ना। क्योंकि जब दो पृष्ठों को रगड़ते हैं तो वो जो रगड़ने वाली जो पृष्ठ हैं उनके जो कण होते हैं जो आपस में संपर्क में आते हैं उन पर क्या पैदा हो जाता है? आवेश पैदा हो जाता है। तो उन आवेशों के मध्य क्या लगता है? फिर बल लगता है। फिर है सामान्य बल। देखो ये सामान्य बल को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना। तो इस नॉर्मल फोर्स को ऐसे मत समझना कि बस यूं ही हल्का फुल्का ही है। ये सामान्य बल का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और सामान्य बल से ऐसे समझो आप बेटा, जैसे ये पुस्तक इस टेबल पर रखी हुई है ना। देखो ये जो पुस्तक है और ये टेबल है, इस टेबल पे ये पुस्तक रखी हुई है ना। माना इस पुस्तक का वजन जो है वो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम वजन है इस पुस्तक का, है ना। तो ये पुस्तक इस टेबल पे बल लगा रही है। क्या लगा रही बेटा? इस टेबल पे बल लगा रही है, ठीक है ना। और उतना ही बल, है ना, सामान्य बल, नॉर्मल फोर्स, ये टेबल इस पुस्तक पे लगा रही है। तभी जाके ये क्या बना हुआ है? बैलेंस बना हुआ है इनके बीच में, ठीक है ना। तो ये सामान्य बल का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। जैसे मेरा वजन, है ना, माना 70 kg है, 70 किलो मेरा वजन है, तो मैं पृथ्वी के ऊपर कितना बल लगा रहा हूँ? 70 kg के बराबर लगा। इतना ही बराबर बल पृथ्वी मेरे ऊपर लगा रही है। तभी क्या बना हुआ है? बैलेंस बना हुआ है। अगर पृथ्वी मेरे ऊपर इतना बल नहीं लगाती, सामान्य बल नहीं लगाती, नॉर्मल फोर्स नहीं लगाती, तो मैं क्या होता? पृथ्वी के अंदर धंस जाता, ठीक है ना। तो ये है तनाव, घर्षण, सामान्य बल, कमानी बल, है ना, स्प्रिंग फोर्स जो है, ये सब आदि जैसे स्थूल बलों का मूल में होता है। आदि जैसे स्थूल बलों के मूल में क्या होता है? ये विद्युत चुंबकीय बल ही होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव ही आकर्षी बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी भी हो सकता है, क्योंकि समान आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो विपरीत आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार, अर्थात ऋणात्मक जैसी द्रव्यमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती का होता है, जबकि आवेश दो प्रकार के होते हैं। जबकि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋणावेश। यही इन सभी अंतरों का कारण है। द्रव्य अधिकांशतः विद्युत उदासीन, नेट आवेश शून्य होता है ना। परमाणु क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है ना। ऐसे जैसे ये बुक है अभी रखी हुई है, तो ये परमाणु रूप से क्या है? उदासीन है। तो इस बुक पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हैं? दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो द्रव्य अधिकांशतः विद्युत उदासीन, नेट आवेश क्या होता है? इसमें शून्य होता है। इस प्रकार विद्युत बल अधिकांश रूप में शून्य होता है तथा पार्थिव घटनाओं में, जो पृथ्वी से संबंधित घटनाएं हैं, टेरेस्ट्रियल जो फिनोमेना है, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभुत्व रहता है। वैद्युत बल स्वयं वातावरण, जहां परमाणु आयनीकृत होते हैं, जहां परमाणु क्या हो जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं, में प्रकट होता है। तब कौन प्रकट हो जाता है? विद्युत चुंबकीय बल प्रकट हो जाता है। और इसी के कारण तड़ित दमकती है ना। जो आकाश में बिजली दमकती है ना बेटा, बिजली कड़कड़ाती है ना, जिसको लाइटनिंग बोलते हैं, तड़ित, है ना। तो उसका क्या कारण है? कि जो आसमान के जो बादल हैं जब वो चलते हैं, है ना, हवा में तेज चलते हैं, तो उन पे क्या होता है?
आवेश पैदा हो जाता है उन पे। पहले तो क्या होता है, वो न्यूट्रल होते हैं, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब वो गति करते हैं तो कुछ बादलों पर धनावेश आ जाता है, धनावेश की अधिकता हो जाती है, कुछ बादलों पर क्या होता है, ऋणावेश की अधिकता हो जाती है। और जब वो दोनों बादल, धनावेशित बादल और ऋणावेशित बादल आपस में क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो भयंकर क्या होता है, स्पार्क होता है। जैसे होता है ना, बैटरी के प्लस और माइनस को भिड़ा दो आप तो एकदम स्पार्क होता है कि नहीं होता है, दो तार जब भिड़ जाते हैं बिजली के तो आग लग जाती है। तो वैसे ही बादलों में क्या लगती है, आग लगती है। इसको क्या बोलते हैं, हम तड़ित बोलते हैं। तो वो कौन सा बल है बताओ, विद्युत चुंबकीय बल। यदि हम थोड़ा चिंतन करें तो हम अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में स्वयं ही स्पष्ट रूप से यह पाएंगे कि गुरुत्व बल की तुलना में विद्युत चुंबकीय बल अत्यधिक शक्तिशाली होता है ना। गुरुत्व बल की तुलना में जो विद्युत चुंबकीय बल है वो क्या होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब हम किसी पुस्तक को हाथ पर रखते हैं तब हम अपने हाथ द्वारा प्रदान किए जाने वाला सामान्य बल है ना, देखो जैसे इस ऐसे समझो आप, देखो बेटा ये पुस्तक मैंने रख रखी है, इस पे मेरे हाथ पे रख रखी है अभी ये पुस्तक है ना, या ऐसे समझो ये मोबाइल रख रखा है मैंने मेरे हाथ पे है ना, मेरे हाथ पे क्या रखा हुआ है, ये मोबाइल रखा हुआ है ना। तो ये मोबाइल मेरे हाथ पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है ना। ये मोबाइल मेरे हाथ पे बल लगा रहा है ना, और मेरा हाथ जो है इस मोबाइल पे क्या लगा रहा है, ऊपर की तरफ सामान्य बल लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ही ये संतुलन अवस्था में है। नहीं तो क्या होता, अगर बेटा ये जो है ना मोबाइल के भार के बराबर सामान्य बल अगर मेरा हाथ नहीं लगा रहा होता तो मेरा हाथ को ये क्या कर देता, तोड़ देता। इसका जो बल है, मोबाइल का जो भार है वो क्या कर देता है, इसको तोड़ देता। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो जब हम किसी पुस्तक को हाथ पर रखते हैं तब हम अपने हाथ द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामान्य बल, नॉर्मल फोर्स से पृथ्वी के विशाल द्रव्यमान के कारण पुस्तक पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करते हैं। यह सामान्य बल और कुछ नहीं वरन संपर्क पृष्ठ पर हमारे हाथ तथा पुस्तक के आवेशित अवयवों के बीच लगने वाला नेट विद्युत चुंबकीय बल ही है ना। तो जो पुस्तक की जो सतह हमारे हाथ के संपर्क में आई, वो तो पुस्तक का पृष्ठ और हमारे हाथ की जो सतह है उनके मध्य कौन सा बल लगता है ना, संपर्क बल लगता है, कांटेक्ट फोर्स लगता है। और वो कांटेक्ट फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि पुस्तक और हमारे हाथ के जब टच होते हैं तो क्या आता है, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और उनसे कौन सा बल लगता है, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। यदि विद्युत चुंबकीय बल स्वतः रूप से गुरुत्व बल से इतना अधिक प्रबल न हो तो किसी सशक्त से सशक्त व्यक्ति का हाथ भी एक पंख के भार के कारण टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स इतना पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में इससे सामंजस्य रखते हुए ऐसी परिस्थितियों में हम स्वयं अपने भार के अधीन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं, यानी हम खुद अपने भार से ही बिखर जाते अगर ये कांटेक्ट फोर्स नहीं होता तो, ठीक है ना। तो पहले पढ़ा हमने गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बाद में फिर क्या पढ़ा हमने, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रबल नाभिकीय बल, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है ना। प्रबल नाभिकीय बल जो है वो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन है ना, अब देखो बेटा नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और हमको पता है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, निरावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है ना। और प्रोटॉन क्या होते हैं, सारे के सारे धनावेशित होते हैं। तो प्रोटॉन सब धनावेशित, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन फिर भी वो उसके नाभिक के अंदर बंधे हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई एक फोर्स है जो उनको बांधे रखता है। तो नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। स्पष्ट है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉनों में परस्पर प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा। चूंकि विद्युत बलों की तुलना में गुरुत्व बल उपेक्षणीय होता है, बहुत कम होता है, अतः यह बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। अतः एक नवीन बल की योजना बनाना आवश्यक है। तो तीसरा बल की जरूरत पड़ गई नहीं पड़ गई हमको, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं बढ़ा है ये, और विद्युत चुंबकीय बल भी, क्योंकि यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि नाभिक के अंदर है ये, तो है ना, परमाणु के अंदर है, तो वहाँ दो सतह चाहिए ना कांटेक्ट फोर्सेज के लिए, तो विभिन्न अवयवों की,
तो अतः एक नवीन बल की योजना बनाना आवश्यक है। यह बल प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबलतम है। तो जितने भी मूल बल हैं, 4 पढ़े ना अपन ने, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो सबसे पावरफुल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल है ना। तो यह प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबलतम है, जो कि प्रबलता में विद्युत चुंबकीय बल का लगभग 100 गुना होता है। तो जो विद्युत चुंबकीय बल होता है उससे भी ये जो नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल, कितना गुना होता है? 100 गुना अधिक होता है। यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी कार्य करता है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी कार्य करता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी कार्य करता है। तथापि इसकी जो रेंज है, इसका जो परिसर है, बहुत कम, इसकी जो रेंज है बहुत कम दूरी, क्योंकि ये नाभिक के स्तर का लग रहा है, नहीं लग रहा। तो नाभिक क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो लगभग नाभिक की विमाओं 10⁻⁻15 मीटर है ना का होता है। तो ये बहुत कम क्षेत्र में होता है, ये सिर्फ नाभिक के अंदर ही लगता है। यह किसी नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो नाभिक के अंदर जो स्थायित्व होता है उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता। क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन? बताओ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक से बाहर होते हैं, ठीक है ना। फिर भी हाल ही में हुए विकासों ने यह सूचित कर दिया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और भी कहीं अधिक मूल अवयवों, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, से मिलकर बने। तो और बेटा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के अंदर भी और मूल अवयव और होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटे होते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक क्या हो गया, पहले होते थे ये, है ना, मानते थे अपन इनको। तो इनके अंदर भी और छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, मूल कण होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? हम क्वार्क बोलते हैं। तो इनकी खोज भी हो चुकी है। अब इसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। तो देखो, चौथे 4 बल हो गए ना, गुरुत्वाकर्षण, मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस कितने? 4, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं, ये कुछ विशेष निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे किसी नाभिक के बीटा 6, है ना, नाभिक के अंदर कोई विशेष प्रकार का डिके होता है ना, बीटा 6 में प्रकट होते हैं ये। बीटा 6 में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण, जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं, उत्सर्जित करता है। तो बीटा 6 में क्या होता है? नाभिक के अंदर से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक अनावेशित कण भी निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है। तो दुर्बल जो नाभिकीय बल है ये गुरुत्वाकर्षण के बराबर, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण तो क्या हो गया? सबसे दुर्बल बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता, परंतु प्रबल नाभिकीय तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफी दुर्बल ये होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर भी अत्यंत छोटा होता है, 10⁻16 मीटर। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होती है दुर्बल नाभिकीय बलों की, ये प्रबल नाभिकीय बल की क्या थी? 10⁻15 मीटर थी। तो उससे भी कम इसकी होती है, इसकी रेंज, है ना। अब आते हैं हम बलों के एकीकरण की ओर, है ना। यानी अभी हमने 4 बल पढ़े, यानी पहले शब्द क्या देखा था हमने? बहुत सारे फोर्सेज देखे थे। फिर हमने पाया कि भाई जितने भी विभिन्न प्रकार के जो फोर्सेज हैं, चाहे कमानी का हो, ठीक है ना, चाहे रस्सी का हो, ठीक है ना, चाहे घर्षण का हो, है ना, ये सब इस कितने 4 मूल बलों से मिलकर बने हुए हैं। अब वैज्ञानिक क्या खोज में लगे हुए हैं कि भाई इन चारों को भी क्या किया जा सकता है? किन्हीं और मूल बलों में इनको समेटा जा सकता है। तो बलों के एकीकरण की ओर, यूनिफिकेशन। हमने अनुभाग 1.1 में यह टिप्पणी की है कि एकीकरण भौतिकी की मूलभूत खोज है। भौतिकी की महत्वपूर्ण उन्नति प्राय विभिन्न सिद्धांतों तथा प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की ओर ले जाती है। न्यूटन ने पार्थिव तथा खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों को, जो पृथ्वी के, है ना, टेरेस्ट्रियल, और जो खगोलीय हैं, सेलेस्टियल, इन सभी प्रभाव क्षेत्रों को अपने गुरुत्वाकर्षण के सर्वमान्य नियम के अधीन एकीकृत कर दिया। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये बड़ा सब पे लगता है, ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं उन सब पे लगता है ये। तो उन्होंने इन सबको एकीकृत कर दिया। इसी प्रकार ऑर्स्टेड तथा फैराडे के प्रायोगिक खोजों द्वारा दर्शाया कि व्यापक रूप में विद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं क्या होती हैं? अविच्छेद होती हैं, है ना, अविच्छेद होती हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे से क्या है?
अलग नहीं हैं, संबंधित हैं। मैक्सवेल की इस खोज ने कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, है ना, विद्युत चुंबकीय तथा प्रकाशी को क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया, है ना। तो देखो बेटा, जो पृथ्वी संबंधी और खगोलीय संबंधी, है ना, पृथ्वी संबंधी और ब्रह्मांड संबंधी जो प्रभाव क्षेत्र थे उनको किसने एकीकृत किया, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ ने किया, है ना। फिर ऑर्स्टेड और फैराडे ने जो विभिन्न प्रकार के जो विद्युत और चुंबकीय परिघटनाएं थी उनको बताया कि ये अलग अलग नहीं है, बिजली और चुंबकत्व अलग नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक ही है। फिर मैक्सवेल ने क्या किया कि विद्युत प्रकाश जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जो प्रकाश तरंगें हैं वो कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो उसने क्या कर दिया, प्रकाश को, विद्युत को और चुंबकत्व को क्या कर दिया, तीनों को एकत्रित कर दिया। तो मैक्सवेल की इस खोज ने कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी को क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया, है ना, ऑप्टिक्स को, है ना, चुंबकत्व को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। आइंस्टीन ने गुरुत्व तथा विद्युत चुंबकीय एकीकृत करने का, अब आइंस्टीन ने और भी आगे बढ़ना चाहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उन्होंने क्या, ग्रेविटेशनल और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं इनको एकीकृत करने का प्रयास किया, परंतु अपने इस साहसिक कार्य में वो सफल न हो सके। परंतु इससे भौतिक विज्ञानियों की बलों के एकीकरण के उद्देश्य के लिए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने की प्रक्रिया रुकी नहीं है, अर्थात अभी भी ये प्रक्रिया क्या है, अनवरत रूप से जारी है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र में बहुत प्रगति देखी गई है। विद्युत चुंबकीय तथा दुर्बल नाभिकीय बल अब एकीकृत हो चुके हैं और अब इन्हें एकल विद्युत दुर्बल बल के रूप में देखा जाता है। इस एकीकरण का वास्तव में क्या अर्थ है, इसे यहाँ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विद्युत दुर्बल तथा प्रबल बल को एकीकृत करने तथा यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण को अन्य सभी बलों से एकीकृत करने के प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जिनका हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है बच्चों भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिक विज्ञानी जो होते हैं, फिजिसिस्ट जो होते हैं, वो विश्व का अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। उनके जो अनुसंधान होते हैं, उनकी जो रिसर्च होती है वो वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित होती है तथा इनका जो परिसर है ना, इनका जो रेंज होता है वो आमाप में, साइज में, परमाणु की आमाप से लेकर परमाणु की साइज से लेकर, तो परमाणु की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है ना, तो वहाँ से लेकर, है ना, परमाणु की आमाप से कम के कणों से लेकर, है ना, हमसे अत्यधिक दूरी के तारों की आमाप तक है। तो देखा था ना अपन ने कि भाई परमाणु के स्तर से लेके और अंतरिक्ष के जो विभिन्न तारे हैं वहाँ तक की दूरियों की साइज का अध्ययन हम किस में करते हैं, भौतिकी में करते हैं। प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा तथ्यों को खोजने के साथ साथ भौतिक विज्ञानी उन नियमों की खोज करने का प्रयास करते हैं जो इन तथ्यों का सार हों, है ना। तो भौतिक विज्ञानी क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, विभिन्न प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों के द्वारा तथ्यों को खोजने का काम करते हैं और साथ साथ ही उन तथ्यों को सार रूप में, है ना, किसी गणितीय समीकरणों के रूप में उनको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे F बराबर ma, तो क्या है बताओ बेटा, ये फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है ना। तो ये इसमें फोर्स को, मास को और एक्सेलरेशन को क्या कर दिया, इसमें संबंधित कर दिया, गणितीय समीकरण के रूप में संबंधित कर दिया। तो ये वैज्ञानिक करते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं और उनके आधार पर, है ना, कुछ एक सार रूप में उन नियमों को गणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त करने का प्रयास वो करते हैं। विभिन्न बलों द्वारा नियंत्रित किसी भी भौतिक परिघटना में कई राशियां समय के साथ परिवर्तित हो सकती हैं। तथापि एक विलक्षण तथ्य यह है कि कुछ विशिष्ट भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं, अचर रहती हैं। तो कुछ तो क्या होता है बेटा, समय के साथ बदलती रहती हैं, जबकि कुछ क्या होती हैं, समय के साथ क्या होती हैं, वो कांस्टेंट रहती हैं। ये प्रकृति की संरक्षित राशियां हैं, है ना, जो समय के साथ क्या रहती हैं, बदलती नहीं है। ये प्रकृति की क्या कहलाती हैं, ये संरक्षित राशियां कहलाती हैं, है ना, कंजर्वेटिव क्वांटिटीज कहलाती हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज ये कहलाती हैं, है ना, जो कि किस पे डिपेंड नहीं करती, समय पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है, 10 साल बाद भी लगेगा, तो समय में डिपेंड नहीं कर रहा ना ये, है ना। ऐसे भाई कल कम लग रहा था, आज ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो जो समय पर डिपेंड नहीं करते वो उनको क्या बोलते हैं, हम संरक्षित राशियाँ बोलते हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ उनको हम कहते हैं। प्रेक्षित पर घटनाओं की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए इन संरक्षण नियमों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी बाह्य संरक्षण बल के अधीन गति के लिए, किसी बाह्य संरक्षण बल के अधीन गति के लिए कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है ना। बाह्य संरक्षण बल के अधीन, है ना। तो ये जैसे अपन ने पढ़ा था ना 10th क्लास में आप लोगों ने कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है, मुक्त पतन होता है उसका, तो वो किसके उसमें आती है, बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में होती कि नहीं होती है वो, है ना। तो हमने देखा था कि विभिन्न ऊंचाइयों पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी जब वो सबसे ऊपर होती है ना, उस समय क्या मान रोक रखी है हमने, उस समय सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा 0 है। फिर बीच में जब होगी तो आधी गतिज ऊर्जा होगी, आधी स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब नीचे जैसे वो गिरने वाली है, जमीन को संपर्क करने वाली है, तो उस समय उसकी सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो किसी बाह्य संरक्षण बल के अधीन गति के लिए कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। गुरुत्व के अधीन किसी पिंड का मुक्त पतन इसका सुपरिचित उदाहरण है। इसका क्या है, ये एक सुपरिचित उदाहरण है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती है, परंतु इनका योग क्या रहता है, स्थिर रहता है। यदि पिंड को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है तो भूमि से टकराने से ठीक पहले पिंड की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, जो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। संरक्षी बल के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए प्रतिबंधित इस नियम को किसी वियुक्त निकाय के लिए व्यापक ऊर्जा संरक्षण नियम, जो ऊष्मा गतिकी के पहले नियम का आधार से भ्रमित नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो इसको हमें ऊष्मा गतिकी का जो नियम है वो अलग है, उससे हमें इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। भौतिकी में, फिजिक्स में ऊर्जा की संकल्पना प्रमुख होती है, एनर्जी की, तथा प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए, एक फिजिकल सिस्टम के लिए ऊर्जा के व्यंजक लिखे जा सकते हैं, एक्सप्रेशन हम उसके लिख सकते हैं। जब ऊर्जा के सभी रूपों, उदाहरण के लिए ऊष्मा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि की गणना की जाती है, तो यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना, ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम सभी बलों तथा सभी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरणों के लिए सत्य है। गिरते पिंड के उदाहरण में यदि आप, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है, गिरते पिंड के उदाहरण में यदि आप गिरने वाले पिंड पर लगने वाले वायु के प्रतिरोध के प्रभाव को भी सम्मिलित कर लें, वायु के प्रतिरोध के प्रभाव को भी क्या कर लें, हम सम्मिलित कर लें, और पिंड के भूमि पर टकराने और वहां ठहरने की स्थितियों को देखें, तो आप पाएंगे कि स्पष्ट रूप से कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं हुई है ना। वो हमको दिखती नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट में क्या होती है, वो संरक्षित होती है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो कई रूपों में और बट जाती है। जैसे वो गिरती है वस्तु नीचे तो ध्वनि पैदा होती है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तथापि ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम अभी भी क्या होता है, लागू होता है। पत्थर की आरंभिक स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा के अन्य रूपों ऊष्मा तथा ध्वनि, अंततः अवशोषित होने के पश्चात ध्वनि भी क्या बन जाती है, ऊष्मा बन जाती है, में होता है। वियुक्त निकाय पत्थर तथा प्रतिवेश, प्रतिवेश का मतलब सराउंडिंग, पत्थर और उस जो गिर रहा है उसकी और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो, इसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रकृति के सभी प्रभाव क्षेत्रों, जो ये बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये प्रकृति के जितने भी प्रभाव क्षेत्र हैं, चाहे वो सूक्ष्म से लेके स्थूल तक, है ना, माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक के लिए वैध माना गया है। इस नियम का जो एप्लीकेशंस हैं, इसकी जो रूटीन एप्लीकेशंस हैं, दिनचर्या अनुप्रयोग
उनको परमाणविक, नाभिकीय तथा मूल कण प्रक्रियाओं के विश्लेषणों में किया जाता है। इसके विपरीत विश्व में हर समय हर प्रकार की प्रचंड परिघटनाएं होती रहती हैं, हर प्रकार की प्रचंड परिघटनाएं होती रहती हैं। फिर भी विश्व की कुल ऊर्जा अपरिवर्तनीय है ना। विश्व की जो बेटा टोटल एनर्जी है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है ना। तो अब ये भी हमने क्या देखा बेटा, ऊर्जा संरक्षण का देखा है ना। तो ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। इसी प्रकार से जो एक आता है बेटा रेखीय संवेग है ना, तो रेखीय संवेग जो होता है लीनियर मोमेंटम, वो भी क्या होता है, संरक्षित होता है। और एक होता है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, वो भी क्या होता है, संरक्षित होता है। तो ये आगे का जो है थोड़ा सा पैराग्राफ, इसमें यही बताने की कोशिश की गई है, जो थोड़ा सा और बच रहा है ना आपका, कि भाई जिस तरह से ऊर्जा संरक्षित होती है उसी प्रकार है ना जो रैखिक संवेग है वो और जो कोणीय संवेग है वो भी दोनों क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। ठीक है ना। तो आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के आविष्कार से पूर्व द्रव्य को अविनाशी माने जाने के कारण द्रव्यमान संरक्षण नियम को प्रकृति का एक अन्य मूल संरक्षण नियम माना जाता था। यह उपयोग में होने वाला महत्वपूर्ण नियम था और आज भी है। उदाहरण के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के विश्लेषण में इस नियम का अनुप्रयोग काफी समय से हो रहा है। इसका अनुप्रयोग क्या हो रहा है, काफी समय से हो रहा है। कोई रासायनिक अभिक्रिया मूल रूप से विभिन्न अणुओं व परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था ही होती है। यदि अभिकर्मक अणुओं की कुल ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, उत्पादित अणुओं की कुल बंधन ऊर्जा से कम होती है तो ये जो ऊर्जा का अंतर है वो किसके रूप में प्रकट होता है, ऊष्मा के रूप में ये प्रकट होता है। ठीक है ना। और अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। और अगर इसका उल्टा है तो फिर क्या है, अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। तो ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाओं में इसका विलोम सत्य है। तथापि हाउएवर, चूंकि परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित ही होते हैं, नष्ट नहीं होते, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बंधन ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन इतना कम होता है कि उसे द्रव्यमान परिवर्तन के रूप में मापना बहुत कठिन होता है। तो हमने देखा बेटा पहले क्या था, ऊर्जा संरक्षण था, फिर दूसरा नियम क्या आया, द्रव्यमान संरक्षण, फिर इसके बाद में क्या आता है, रेखीय संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद फिर क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E के तुल्य होता है ना, के अनुसार द्रव्यमान m ऊर्जा E के तुल्य होता है, जिसे संबंध E बराबर mc² द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय प्रक्रियाओं में द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विलोमतय भी होता है। यह वही ऊर्जा है जो नाभिकीय शक्ति जनन तथा नाभिकीय विस्फोटों में मुक्त होती है ना। देखो बेटा अब इसके बाद में ये बचता है आपका थोड़ा सा, एक तो ये पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, और फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, और एक ये वाला हिस्सा। तो इनमें बस यही समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरह से सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, ऊर्जा संरक्षण, फिर क्या देखा उसके बाद में, द्रव्यमान संरक्षण, फिर इसके बाद क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षण। जैसे जैसे कोई दो वस्तु टकराती हैं, है ना, तो टकराते समय उनमें कौन कौन से बल लग रहे हैं वो पता नहीं होता हमको, लेकिन टकराने के बाद उनके जो संवेग है वो हम पता कर सकते हैं। संवेग में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो बलों की तो जानकारी हमको नहीं हो सकती, लेकिन टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में उनके मास और उनकी वेलोसिटी हमको पता है। तो उससे क्या चीज़ पता चल गई हमको, संवेग पता चल गया उनसे। तो हमने देखा कि टक्कर से पहले जो उसका संवेग होता है वही टक्कर के बाद में होता है ना। तो इसी प्रकार जैसे कोई वस्तु क्या कर रही है ना, घूर्णन गति कर रही है, तो उसका जो कोणीय संवेग है ना, वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये इस चीज़ में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला चैप्टर क्या हो गया। तो इसमें बेटा एक विज्ञान के बारे में, जो भौतिकी है, फिजिक्स की है, उसके बारे में जनरल बातें इसमें बताई गई हैं कि कितने सूक्ष्म लेवल से लेके और कितने विशाल लेवल तक लंबाइयाँ होती हैं इसमें, है ना। 10⁻⁻15 मीटर से लेके और 10 कितना 28 मीटर तक, 10⁻40 मीटर की रेंज हो गई। ऐसे ही टाइम की रेंज हो गई 10⁻- से लेके 10 काफ़ी प्लस में सेकंड्स तक,
है ना। तो ऐसे ही द्रव्यमान हो गया, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बहुत कम होता है, और पूरे इस ब्रह्मांड का द्रव्यमान क्या है, बहुत गुना है, बहुत बड़ा है। तो एक डाइवर्स चीज़ हो गई, काफ़ी बड़ी एक विशाल रेंज इसके अंदर हम होती है। फिर इसके अंदर मूल बल आ गए बेटा, है ना, 4 प्रकार के बल पढ़ लिए हमने। फिर इसमें क्या देखा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण, और कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है बच्चों, अब इसमें फर्स्ट लेसन है बेटा, इसमें थ्योरी है। अब इसके बाद थ्योरी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और असली फिजिक्स आगे से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स के बारे में जनरल आइडिया देने का प्रयास किया गया है। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।